हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो पार्टीशन मीन्स बंटवारे से रिलेटेड है वो लेकर आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा संपत्ति का बंटवारा किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक, कौन सी सबसे अच्छी प्रक्रिया होती है संपत्ति के बंटवारे से रिलेटेड, आपको कहाँ सूट करना है, किस तरीके से सूट करना है, तहसीलदार के पास कब जाना है और सिविल जज के पास कब जाना है, वो सारी प्रक्रिया बताऊंगा। ठीक, आपका कोई वाद अगर बंटवारे से रिलेटेड चल रहा होगा तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। या आप अपनी संपत्ति का बंटवारा करना चाहते हैं तो किस तरीके से बंटवारा किया जाए, कौन सी सबसे अच्छी प्रक्रिया है, ये सब आज आपको वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगी दोस्तों। चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके दोस्तों। और आपकी कोई अगर लीगल समस्या है तो वही आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट करके दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करता हूं। देखिए वीडियो, जैसे किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद जो उसके वारिस होते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं, भूस्वामी कहलाते हैं। तो संपत्ति उनके नाम ट्रांसफर हो जाती, इसे नामांतरण की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे किसी ए नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अपने पीछे अपनी माँ को, अपनी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़कर मरता है। तो सब क्या कहलाए, चारों क्या कहलाए, उसके विधिक वारिस कहलाएंगे। तो संपत्ति उस एक के मरने के बाद संपत्ति इनके नाम ट्रांसफर हो जाती है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैंने देखिए यहाँ पे पिता का नाम नहीं लिया। पिता का नाम मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि पिता हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्ग 1 के उत्तराधिकारियों में नहीं आता दोस्तों, वर्ग 2 के उत्तराधिकारियों में आता है। मीन्स माँ वर्ग 1 के उत्तराधिकारी में आती है। मीन्स अगर माँ, पत्नी और बच्चे नहीं है किसी पक्षकार के, कोई जीवित नहीं है, तब वर्ग 2 के उत्तराधिकारी में पहला पक्षकार पिता आता है, तब संपत्ति पिता के नाम ट्रांसफर होती है। लेकिन अगर माँ, पत्नी या बच्चे मौजूद हैं तो संपत्ति पहले इनको मिलेगी दोस्तों। इसलिए मैंने माँ का, पत्नी का और बच्चों का नाम लिया। ठीक दोस्तों, ये समझ में आ गया आपके कि पिता वर्ग 2 के उत्तराधिकारियों में है इसलिए उसका नाम वर्ग 1 में नहीं आता। ठीक, इसे एक एग्जाम्पल समझिएगा। एक रामलाल नामक एक व्यक्ति है जो मर जाता है और अपने पीछे 40 एकड़ संपत्ति छोड़कर मरता है दोस्तों। उसके 4 वारिस हैं। 4 वारिसों में एक पत्नी हो गई है, 2 लड़के, एक बड़ा लड़का, एक छोटा लड़का, एक लड़की, सावित्री नाम की एक लड़की है दोस्तों। इन 4 पक्षकार को छोड़कर मर जाता है। अब इन चारों को अपना नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने के लिए तहसीलदार के पास जाना पड़ेगा और तहसीलदार इजीली पिता के मरने के बाद संपत्ति इन चारों के नाम ट्रांसफर कर देगा। ठीक, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि वारिसान है, वारिसान के नाम संपत्ति आराम से ट्रांसफर हो जाती है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब इन चारों में संपत्ति को लेकर विवाद, मतभेद उत्पन्न हो जाता है। ठीक, लड़की का विवाह हो जाता है, लड़की विवाह के बाद कहती है संपत्ति मुझे भी हिस्सा चाहिए। 2005 से पहले पिता की संपत्ति में लड़की का कोई हिस्सा नहीं होता था। ठीक, लेकिन 2005 के बाद पिता की संपत्ति में लड़की का बराबर का हिस्सा है अपने भाई के बराबर। ठीक, अब भाई देखिए मना करते हैं, जब लड़की डिमांड करती है मुझे संपत्ति में हिस्सा चाहिए, भाई उसे मना करते हैं कि हमने तुम्हें दहेज दिया है, तुम्हारा विवाह बहुत अच्छी तरह किया है, अब तुम संपत्ति में हिस्सा क्यों मांग रही हो। लेकिन लड़की नहीं मानती, मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि वो वारिस एक तरह है संपत्ति की। एग्जाम्पल देखिए, बड़े भाई और छोटे भाई में भी संपत्ति को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है। बड़ा भाई गांव में खेती करता है, माँ के साथ रहता है, और छोटा भाई शहर में जॉब करता है, नौकरी करता है, गाँव में बहुत कमाता जाता है। लेकिन अब वो उसे शहर में सेटल होना है, वो गांव की संपत्ति जो जमीन है पिता की उसे बेचना चाहता है। ठीक, अब बेच कैसे सकता है। माँ, बड़ा भाई और बहन एक तरफ होते हैं, छोटा भाई एक तरफ होता है। माँ, भाई और बहन संपत्ति बेचना नहीं चाहते लेकिन छोटा भाई संपत्ति बेचकर अपना शेयर लेना चाहता है। तो वो किस तरीके से शेयर ले सकता है। देखिए, जब भी कोई संपत्ति से रिलेटेड कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है तो कोई अगर लोन भी लेना होता है संपत्ति पर तो इन चारों पक्षकारों के सिग्नेचर चाहिए होते हैं क्योंकि चारों वारिसान होते हैं। कोई एक लोन भी नहीं ले सकता। किसान विकास पत्र बनाना हो तब भी चारों के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, समस्या उत्पन्न होती है। या किसी पक्षकार को अपना हिस्सा चाहिए होता है तो उसे भी कहां सूट फाइल करना पड़ेगा। देखिए, अब उस छोटे भाई को संपत्ति से रिलेटेड सूट करना है तो कहां पर सूट कर सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम के सेक्शन 176 और 177 इसी को लेकर बने हैं। ठीक, कि जिस पक्षकार को संपत्ति में अपना हिस्सा चाहिए होता है, जमीन से रिलेटेड संपत्ति में हिस्सा चाहिए होता है, तो वो पक्षकार भी तहसीलदार के यहाँ जाकर सूट फाइल कर सकता है कि मुझे संपत्ति में हिस्सा चाहिए, मैं अपना शेयर अलग करना चाहता हूं। ठीक, अब देखिए, छोटे भाई को तहसीलदार के यहाँ किसी किसी पार्टी बनाना पड़ेगा। छोटा भाई जो अपने आप को संपत्ति में अपना हिस्सा अलग लेना चाहता है और दूसरी तरफ बड़ा भाई, माँ और बहन है दोस्तों। तो छोटा भाई क्या कहलाएगा, आवेदक कहलाएगा।
दूसरे भाई, माँ, बड़ा भाई और बहन अनावेदक गण कहलाएंगे। और उसे दूसरी पार्टी सर्वसाधारण को भी बनाना पड़ेगा, मीन्स ग्राम सभा को भी उसे पार्टी बनाना पड़ेगा। सेक्शन 176 स्पष्ट तौर पर इसी को लेकर बनी है दोस्तों, कि ग्राम सभा को भी पार्टी बनाना पड़ता है, सर्वसाधारण को भी पार्टी बनाना पड़ता है, कि किसी को अगर आपत्ति है तो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है तहसीलदार के यहाँ आकर दोस्तों। ठीक, इस तरह से 176 और 177 यूपीजेडए की इसी को लेकर बनी है दोस्तों। अब उसने वाद कर दिया, कहां पर? तहसीलदार के यहाँ। अब तहसीलदार के यहाँ उसे क्या क्या चीज लगानी पड़ेंगी, देखिए, अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम, उसका नाम दर्ज है ये दिखाना पड़ेगा। वो कौन सा हिस्सा उस जमीन से संबंधित लेना चाहता है, उसका नक्शा भी उसे लगवाना पड़ेगा। नक्शा उसे ये पटवारी से बनवाना पड़ेगा दोस्तों। जब पटवारी बना कर देगा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में किस किस जमीनें हैं और इनका शेयर 40 एकड़ संपत्ति का कहां कहां पड़ता है और चारों किस तरीके से हिस्सेदार हैं, वो सब पटवारी आराम से बनाकर आपको दे सकता है दोस्तों। देखिए, पटवारी काम नहीं है तो पटवारी को भी कुछ आपको देना पड़ेगा। इस अंदर पटवारी आपको ये नक्शा पूरा बनाकर दे सकता है दोस्तों। ठीक, ये तो मैंने बताया आपको। चारों में अगर मतभेद है तो चारों को छूट फल करना पड़ेगा, पार्टी कौन बनेगा। लेकिन अगर चारों में मतभेद नहीं है, ठीक, सब अपना अपना शेयर अलग अलग करना चाहते हैं, तो इन चारों को आवेदक बनना पड़ेगा तहसीलदार के यहाँ जाके, और तहसीलदार चारों को अलग अलग शेयर डिवाइड कर लेगा। लेकिन ये सब चारों क्या कहलाएंगे? आवेदक कहलाएंगे। फिर भी सर्वसाधारण को पार्टी इन्हें बनाना पड़ेगा। क्यों? उसमें आपत्ति अगर किसी पक्षकार को होगी, ग्राम सभा को आपत्ति होगी, वो अपना आपत्ति दर्ज करा सकती है दोस्तों। इस तरीके से अगर मतभेद नहीं है तो चारों अपना अपना शेयर अलग अलग करना चाहते हैं तो तहसीलदार चारों का शेयर अलग से डिवाइड कर देगा, सबको शेयर बांट देगा। लेकिन अगर मतभेद है, जैसे छोटा भाई ही संपत्ति लेना चाहता है, अपना शेयर अलग करना चाहता है, माँ, बड़ा भाई और बहन संपत्ति भी शेयर नहीं डिवाइड करना चाहते, तब उसे सूट पड़ना पड़ेगा, वही आवेदक कहलाएगा छोटा भाई। छोटे भाई को अपने आवेदन के साथ जमीन का नक्शा जो मैंने बताया आपको, जो पटवारी से तैयार करवाना पड़ेगा उसे। दूसरा, उसे न दिखाना पड़ेगा कि मेरा संपत्ति पर कब्जा भी है दोस्तों। इसे दिखाना पड़ेगा मैं, हमारा 5 साल पहले एक मौखिक बंटवारा हो चुका है, हम चारों में डिसाइड हो चुका था, ये संपत्ति मेरे नाम मेरे भाइयों ने कर दी थी दोस्तों। ठीक, या मेरे माँ चारों में डिसाइड हो गया था, ये संपत्ति मेरे नाम है। इस तरह से उसे अपना कब्जा दर्शाना पड़ेगा। क्यों कब्जा दर्शाना पड़ेगा? भले ही वो देखिए गांव में कभी ना आया हो, 10 साल 20 साल से शहर में रहता आया हो, लेकिन उसे फिर भी अपना कब्जा दर्शाना पड़ेगा। कब्जा प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है। अगर वो अपना कब्जा नहीं दिखाएगा तो न्यायालय सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका नाम है, इसके आधार पर उसको संपत्ति ट्रांसफर नहीं करेगा दोस्तों। क्यों? रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम होने का सिर्फ मतलब होता है कि टैक्स कौन कौन व्यक्ति देंगे, लगान कौन कौन व्यक्ति देता आ रहा है दोस्तों। इसका संबंध सिर्फ इतना होता है। संपत्ति में जब कब्जा डिसाइड किया जाता है, ऑनरशिप डिसाइड की जाती है, तो ऑनरशिप के लिए आपको चाहिए कि आप उसमें अपना कब्जा दर्शाएं। ठीक दोस्तों, अब इधर देखिए, तो समझ में आ गया, उसे छूट करना पड़ेगा, फिर तहसीलदार उसके नाम संपत्ति ट्रांसफर कर देगा। अब इस तरह से चारों को अलग अलग भी दे सकता है या फिर उसको अपना शेयर भी दे सकता है। अब अगला एग्जाम्पल देखिएगा, बड़े भाई और छोटे भाई और माँ ने मिलकर संपत्ति पर कब्जा कर लिया, बहन को कोई शेयर नहीं दिया, बहन की उन्होंने शादी कर दी। अब बहन के पति को पता लगता है, दोनों ने अपने नाम संपत्ति करा ली भाइयों ने मिलकर, अब उसका शेयर भी था उसकी वाइफ का, उसे कुछ दिया ही नहीं गया। बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करती है, भाई मुझे भी संपत्ति में हिस्सा दो, मैं भी अपने पिता की वारिस हूँ। ठीक, इसी बीच तहसीलदार के यहाँ उन्होंने बंटवारे का सूट फाइल कर रखा है अपने नाम चढ़ाने के लिए, दोनों भाइयों ने प्लस माँ ने। वहां पर वो रिक्वेस्ट करती है तहसीलदार के यहाँ जाके, मुझे भी संपत्ति में हिस्सेदार बनाया जाए। देखिए, वहां वो जाके रिक्वेस्ट नहीं कर सकती। बहन को इस बात के लिए अपना हक साबित करने के लिए सिविल जज के यहाँ सूट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइटल तहसीलदार डिसाइड नहीं कर सकता। टाइटल डिसाइड करने का काम सिविल जज का होता है दोस्तों। उसे सिविल न्यायालय में जाके अपना टाइटल डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं अपने पिता की औलाद हूँ, विधिक वारिस हूँ, अब मेरे भाई संपत्ति पे कब्जा करके बैठ गए हैं, मुझे हिस्सा नहीं दे रहे हैं। फिर वहां से जो निर्णय मिलता है, जो डिक्री आती है, जो आदेश आता है, उसके को तहसीलदार के यहाँ कॉपी लगानी पड़ेगी उस निर्णय की, सर्टिफाइड कॉपी, कि देखिए सिविल जज ने मुझे मेरे पिता का वारिस बताया है और मेरे भाई जबरदस्ती अपने नाम संपत्ति कराने जा रहे हैं दोस्तों। इस प्रक्रिया को रोक दिया जाए और मुझे भी संपत्ति में हिस्सेदार बनाया जाए, मेरा भी शेयर है, मेरा भी शेयर करके तब बंटवारा किया जाए। क्यों? तहसीलदार का काम मैंने बताया आपको टाइटल डिसाइड करने का नहीं होता, ये काम सिविल जज का होता है। सिविल जज के यहाँ जाकर उसे टाइटल डिसाइड करना होता है दोस्तों। कहाँ पर जाना होगा? सिविल जज के यहाँ उसे डिक्लेरेशन डिक्री लेनी होगी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 34 में दोस्तों। ठीक, अपनी ओनरशिप उसे डिसाइड करवानी होगी। उस निर्णय की कॉपी वो तहसीलदार के यहाँ लगवाएगी और स्टे कर देगी उस मैटर को। फिर तहसीलदार को न्यायालय का निर्णय मानने के लिए बाध्य होता है। अगर बंटवारा कर भी दिया गया होगा, फिर भी तहसीलदार दोबारा बंटवारा कराएगा और उस बहन को भी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा दोस्तों। इस तरह से माँ, 2 भाई और बहन 1/4 के हिसाब से 10-10 एकड़ संपत्ति चारों के पास आएगी दोस्तों। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आई है, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।